Hello friends. Now today we will discuss the important topic of Indian economy is multinational companies and Indian economy. आपने बहुत नाम सुना होगा MNCs, वैसे जो बेसिकली बैंगलोर वगैरह में ज़्यादा MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि MNCs क्या होती है। एक अच्छा सा स्लाइड है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंडियन economy. First, we will discuss its meaning. What is multinational companies and what is their role basically na. So first we will discuss its introduction. An enterprises basically multinational companies क्या होती है? An enterprises operating in several countries but managed from one country है. अब इसको क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज में खुली हुई है लेकिन मैनेज क्या होता है, एक ही होम कंट्री करती है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज इज अ corporate enterprises that manage production or deliver services in more than one और मोर कंट्रीज है. बेसिकली क्या होता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में ये जो है वो स्टैब्लिश हो पाती है. फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में. हम देखेंगे कि हमारा क्या हिस्ट्री रहा है एमएनसीज को लेके. सबसे पहले हमें पता है हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिफोर इंडिपेंडेंस. हमारे यहाँ सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम पर क्या आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. फिर फर्स्ट एमएनसीज इन इंडिया की अगर हम बात करें, फिर आईबीएम आई, और अभी जो इंडियन एमएनसीज की बात करें तो इन्फोसिस है उसके बाद में, तो वो हो जाती है इसके अंदर. नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इम्पैक्ट ऑन लोकल नेशनल पॉलिसीज़ का, कि इनका नेशनल पॉलिसीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है. तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अफेक्ट लोकल एंड नेशनल पॉलिसीज़ बाय द कॉजिंग गवर्नमेंट टू compete with each other to be attractive, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है उनमें उनका इन्वेस्ट होता है, वो अपनी कंपनीज के थ्रू लेकर आती हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम वॉलमार्ट को ले सकते हैं. इज एन एग्जांपल ऑफ अ large multinational corporation that often exert to the influence of the political process है. और उसके बाद अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स की, तो इंडिया में किस किस सेक्टर पर एमएनसीज ने इफेक्ट किया है. सबसे पहले तो इंडियन इंडस्ट्रीज पर इसने इफेक्ट किया है, फिर एग्रीकल्चर पे किया है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स होते हैं. एक तो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो प्राइमरी सेक्टर में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इफेक्ट कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री को कर दिया, और इसके अलावा सोशल और मोरल व्यू पॉइंट्स यानी हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर पर देखें तो इसने इसको भी यानी हमारी पूरी सोसाइटी को या पूरी इकोनॉमी को एक तरह से हम कह सकते हैं एमएनसीज ने इफेक्ट कर दिया है. फिर हम बात करेंगे इसके फेवरेबल इफेक्ट्स की और अनफेवरेबल इफेक्ट्स की. क्या इसके मतलब फ़ायदेमंद रहे हैं या जिस कह सकते हैं कि किस इससे हमें कुछ फ़ायदा मिला है. तो फेवरेबल की हम बात करें तो एमएनसीज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट है ही है, तो क्योंकि इंडिया में पैसे की तो कमी है, एक तरह से हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. अगर एमएनसीज यहाँ आती है तो लोगों को काम मिलता है और ये एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देती है. इन द होस्ट कंट्रीज इट हेल्प्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ मार्जिनल टैलेंट एंड द होस्ट कंट्री है. हेल्प रिमूवल ऑफ मोनोपोली है. मान लो एक जैसे इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट का अगर मोनोपोली चल रहा था और एमएनसीज ने आके यहाँ पर चालू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, दूसरी कंट्री की उसने चालू कर दिया तो उसका प्रोडक्ट का मोनोपोली कम हो जाएगा. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डोमेस्टिक मेड प्रोडक्ट्स है. अब उस प्रोडक्ट का वो जो भी प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था उसको क्या होगा, उसकी भी क्वालिटी में इम्प्रूव होगा क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है. प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स बाय रेजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन है. यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा और इम्पोर्ट्स को कम करेगा, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है. यानी एक तरह से ट्रेड हमारा राइज होगा इसके थ्रू. गुड्स आर मेड अवेलेबल एट चीपर प्राइस ड्यू टू द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है. अब क्या होगा, जो गुड्स हैं वो सस्ते रेट पर जो है मार्केट में मिलने लग जाएगी और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स हो जाएगा, यानी बेनिफिट्स जो है इकोनॉमी को मिलने शुरू हो जाएंगे. जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज एट होम एंड अब्रॉड इन द कनेक्शन विद ओवरसीज
ऑपरेशन है। अब क्या होता है, कोई एमएनसीज यहाँ आई, अब जैसे इन्फोसिस है, आईबीएम है, तो यहाँ के लोगों को तो काम देती ही देती है, लेकिन बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, तो मतलब एक तरह से कोलेब्रेशन बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ते हैं, इंक्रीज द वर्ल्ड यूनिटी है। अब क्या होता है, इंडिया का और कंट्रीज़ के साथ भी ओपन हो जाता है, जैसे रिबॉक ने अगर यहाँ पर खोला है तो उससे क्या हो गया है, और कंट्रीज से हमारा एक तरह से यूनिटी हो गया है और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या है एमएनसीज के, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों होते हैं। तो द होस्ट कंट्री इज लाइकली टू लॉस इट्स इकोनॉमिक सोवरेनिटी है, क्योंकि उसकी जो संप्रभुता थी मार्केट में, क्योंकि अगर एमएनसी आ गई तो उसने क्या किया, उसको कम कर दिया, उसके मार्केट को कम कर दिया। द होस्ट नेशन में ऑल्सो एक्सपीरियंस सम लॉसेस ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन इकोनॉमी है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ था, क्योंकि उसमें तो फिर पूरी हिस्ट्री निकल कर आ जाती है, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था। लेकिन आज कुछ शेयर डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट, उस बेसिस पर ही एमएनसीज यहाँ आती हैं, फीलिंग दैट लेबर इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द एमएनसीज एंड आउटसोर्सिंग है। बेसिकली लेबर का इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिपेंड करता है, अगर इंडियन पीपल होंगे तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। पर ये पहले की टेंडेंसी थी, लेकिन अब जो एमएनसीज आती है वो पॉजिटिव उसमें आती है। द प्रॉब्लम ऑफ डंपिंग, डंपिंग हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें होता क्या है, मार्केट की दो सिचुएशन हो जाती है, एक तो इन हाउस जो है प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, और दूसरी कंट्री में भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इन हाउस अगर मान लो यहाँ पर मोनोपोली है किसी प्रोडक्ट का, लेकिन दूसरी कंट्री में वो कंपटीशन फेस कर रहा है, तो उस बेसिस पर दोनों जगह एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये डंपिंग भी एक तरह की प्रॉब्लम निकल कर आती है। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल बताते हैं अपन, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट है, हमने देखा है इंडियन मार्केट में, आपने देखा था वो सस्ता था तो लोग खूब खरीदते थे, चाइनीज प्रोडक्ट हर उस पे आ गया था। आपके मोबाइल्स ले लो मार्केट में, आपके फोन्स के अलावा टीवी वगैरह एवरीथिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह सब में जो है चाइनीज प्रोडक्ट आ गया था, तो उसने एक तरह से हमें हार्मफुल इफेक्ट दिया ही था। इसके अलावा मैं इम्पैक्ट की बात करना चाहूँगी कि एमएनसीज का इंडिया में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट रहा है। हमने अभी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया ही था। एक तो सबसे पहला, इसने प्रॉफिट को बढ़ाया है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, एम्प्लॉयर का भी प्रॉफिट बढ़ा है, तो एक तरह से जीडीपी पे इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, जीडीपी भी राइज हुआ है, इंक्रीज रेवेन्यू है, सरकार का जीडीपी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को अगर जीडीपी ज़्यादा मिल रहा है, इनकम ज़्यादा मिल रही है, तो उसके लिए तो अच्छा है ही। लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन थ्रू द एमएनसीज है, इनका काफ़ी बड़े उसमें जो है एमएनसीज का कलेक्शन आ जाता है, तो इंडिया के लिए भी अच्छा ही है। इकोनॉमिक हेल्थ इम्प्रूव्ड है, इकोनॉमी हेल्थ तो ऑब्वियसली बढ़ ही रही है, जब रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ की हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, अगर उसको जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो वो भी तो अच्छा ही है ना, उनके हाथ में पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। फॉरेन रिलेशन इंक्रीज है, इंडिया का और कंट्रीज से रिलेशनशिप बेटर हुआ है, इसके बाद में इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग है। ऑब्वियसली जब एमएनसीज यहाँ आएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट का नेटवर्किंग हमारे यहाँ बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन इन कंज्यूमर गुड्स में भी एक बार को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। कल्चरल एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ की कुछ लोग बाहर जाके एम्प्लॉयड हुए हैं और बाहर से यहाँ आए, तो कल्चरल भी एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सचेंज होता है इसके थ्रू। फिर हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ एमएनसीज इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन सी एमएनसीज आप देख रहे हो आई हुई है जो आज भी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है। एक तो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, फिर है वोडाफोन है, जो अभी भी हमारे यहाँ फ़ोन्स वगैरह वोडाफोन के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर है फोर्ड मोटर्स है, जिसमें इको स्पोर्ट या बहुत सारे फोर्ड के अपने आप में खुद के प्रोडक्ट्स हैं। एलजी है, सैमसंग है, और होंडाई है, एसेंचर है, रिबॉक है, स्कोडा मोटर्स है, एबीएन एमरो बैंक है। ये सारे जो हैं एमएनसीज है जो इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके बाद हम इसके कुछ कंक्लूजन को भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है और क्या हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज ऑपरेटिंग इन इंडिया आइदर बिलोंग टू द यूके और यूएसए है। हमारे यहाँ जो बेसिकली एमएनसीज बन आती हैं वो बेसिकली यूके और यूएसए
से ही आती हैं. मोस्ट ऑफ द फॉरेन सब्सिडरीज हैव रेज्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज from within India, and the transfer of capital from the parent company has been marginal है. The number of foreign companies in India are acquiring the character of multi-product एंड द मल्टी इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज है. अब ये डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज में या कह सकते हैं मल्टी प्रोडक्ट को लेकर आती हैं. द अजम्पशन दैट द एंट्री ऑफ एमएनसीज वुड इंश्योर ट्रांसफर ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज हैज नॉट बीन फाउंड ए वैलिड प्रैक्टिस है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं. और एमएनसीज ने आके इंडिया में एक तरह से हमें ग्लोब से एक तरह से कह सकते हैं कि हमें जोड़ दिया है और हमें इंटरनेशनल मार्केट दिया है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. थैंक यू.